नेता आदरणीय भाई जगदीश यादव पहुंच चुके हैं। मुझे समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है आप इनसे पूरी चाहते हैं। अब मैं समस्त ग्रामवासियों की तरफ से विधायक जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नेताजी का बुजुर्गों की तरफ से साफा से महिला का स्वागत करता हूं। श्री जसवंत सिंह यादव, धुलीचंद यादव और आप ही आगे स्वागत आप करते हैं। 12 का तो लगभग हो गया स्वागत सबका। अब मैं ग्रामवासियों की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से नेताजी का चांदी का मुकुट पहना के स्वागत करने के लिए श्री नंदराम जी, जसवंत जी, धुलीचंद जी आए और इनका चांदी का मुकुट पहना के स्वागत करेंगे। आ जाओ बुजुर्ग आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, हाथ लगा लें आ जाए कुछ का ठीक है। आ जाओ हाथ लगा लो, आप सारे खा लो, इधर आ जाओ, साइड में हाथ लगा लो। उधर जाओ, थोड़े उधर में कर रहे मैं सीधा नेताजी से अनुरोध करता हूँ आए और गाँव वालों का संबोधन आदरणीय नेता। मेरे पूरा गांव की चौपाल पर उपस्थित सम्मानीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, 5 साल पहले आपने मुझ जैसे मामूली आदमी को जिता करके विधानसभा में भेजा। मैंने पूरी कोशिश की कि जो एक विधायक का धर्म होता है उस धर्म का पालन करूं, और विधायक का पहला धर्म होता है कि वो 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के चले, 36 कौम के लोगों की समस्याओं को विधानसभा में प्रभावशाली ढंग से रखें, अपने क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करें, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा हो इसके लिए वो प्रयास करें। मैंने सब करने का प्रयास किया। किसी ने वोट दिया हो चाहे किसी ने वोट ना दिया हो, मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। मेरे पास कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता भी आया व्यक्तिगत समस्या लेकर भी, तो मैंने मेरी ओर से उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। मेरे सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी आप सब उससे परिचित हैं। कई बार आपने एमएलए बनाया उन्हें, आपने एमपी बनाया, आपने मंत्री बनाया, जिला प्रमुख उनकी पत्नी उनको खुद को बनाया। एक लंबा समय दिया उन्हें काम करने का। मुझे 5 साल दिया जिसमें 2.5 साल 2 साल कोरोना खा गया। 2-2.5 साल काम करने को मिले। इन 2-2.5 साल के काम और जो मुझसे पहले भाजपा के जो अभी प्रत्याशी विधायक रहे
मंत्री रहे, उनके काम को भी तराजू में रख के तोल। एक भी काम बड़ा ऐसा नहीं है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो ये बता दें कि मैंने मेरी विधानसभा में ये बड़ा काम किया। नाली कोई भी बना सकता है, लेकिन बड़ा काम जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा हो, एक भी बताने में नहीं। हमने तहसील को जिला बनाया, जिला अस्पताल बनाया। अस्पताल की दशा क्या थी, जहां 100 पेशेंट दिखाते थे, जहां पूरा सड़ता रहता था, टॉयलेट भी, कहीं बैठने को जगह नहीं। मैं विधायक बना तो मैं विजिट करने गया अस्पताल में, तो एक जच्चा और बच्चा बेड पे लेटे हुए, बेड फटा हुआ पड़ा, जाड़ियां टूटी हुई, और वो बच्चा जोर जोर से चीख रो रहा। डॉक्टर भी साथ थे। मैंने कहा भाई इस बच्चे को क्या तकलीफ है, क्यों रो रहा है इसको? तो उसकी मां बोली हो जच्चा कि साहब लुगड़ी से उठाती हूँ तो गर्मी है, दोनों परेशान, गर्मी में पसीने पसीने हो रहे, और अगर लुगड़ी उगाड़ती हूँ तो मच्छर खाते हैं, सारी जालियां टूटी हुई, सड़ांग आ रही, टॉयलेट में पूरा सीवर का गंदा पानी भरा हुआ, तो जा ही नहीं सकता अंदर, सड़ रहा सब कुछ। उसी दिन मैंने कहा भाई कितना भी बजट लगे, गरीब आदमी, उसका पति बेबस सा खड़ा है और वो बच्चा रो रहा है, वो बच्चा परेशान है, प्राइवेट में जा नहीं सकता। मैंने कहा इस अस्पताल में चद्दर से लेकर के जितने भी काम है, बेड है, मशीनें हैं, जांच की हैं, जो भी है, लाओ रे जाड़ी वाड़ी ठीक करा करके, और इसको प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल के जैसा नहीं बनाना, उससे भी अच्छा बनाना है। एक रिसेप्शन बढ़ाओ, फोर्टिस जैसे बड़े अस्पताल गुड़गांव जयपुर में जाए तो एयर कंडीशनर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और सोफे पे बिठा देते हैं बीमार को, फिर उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर के बाहर चेंबर के भी मैंने कहा सोफे लगाओ, लग्जरी रिसेप्शन में सोफे लगाओ और एसी लगाओ, ताकि एसी में दिखाए, और कोई भी अब डिलीवरी हो, कोई भी बीमार हो, इस वार्ड को पूरे को एसी कर दो, ताकि गरीब को भी लगे वीआईपी सुविधा मेरे लिए। गरीब की पत्नी दुख पाए और उसका बच्चा रोए कि उसे मच्छर खा रहे, गर्मी में मर रहे, तो इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, अगर आज भी उसको इलाज तक नहीं दे सकते हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत ही डूब मरने वाली शर्म वाली बात है। आज अस्पताल में आप जाकर देखेंगे, जब 100 पेशेंट आते हैं, वहां 3000 पेशेंट रोज आ रहे हैं, हर बीमारी का स्पेशलिस्ट है, ऑपरेशन चालू है, सारे फ्री सब कुछ। और प्राइवेट अस्पताल जो कैलाश वाले में खुद हालत खराब हो रही है, सब पेशेंट अब उधर जा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। डॉक्टर को कह दिया जो टाइम आया उस टाइम पे बैठेगा, और जहां तक टाइम बैठेगा वहां बैठेगा। रात में अलग से इमरजेंसी चलेगी कि चाहे 2 बजे आए चाहे 1 बजे आए, तो भी उसका इलाज होगा, इमरजेंसी चालू रहेगी। मुझसे पहले बने रहे एमएलए, वो तो स्वयं डॉक्टर बताते हैं आपको, तो कम से कम इस प्रोफेशन पे तो ध्यान दे लेते। अनेक सीएसआई खुलाई, स्कूल, अंग्रेजी स्कूल जितने जिले में खुले उतने मैंने यहाँ पे खुलवाए कि गरीब फीस नहीं दे सकता। अच्छे मेहनती किसान बेचारे कहते साहब घर में 3 बालक होगा, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फीस नहीं चुकाई जा रही, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना मजबूरी है, कुछ करो साहब। मैंने मेरे क्षेत्र में 55 अंग्रेजी स्कूल अभी तक खोल चुका हूँ, और बाकी और खुले, ताकि गांव में खुले तो प्राइवेट स्कूल में जाना नहीं पड़े, उस फीस से लुटना नहीं पड़े। बिजली के लिए हुआ तो मैंने कहा भाई कोई बिजली का बिल नहीं दे सकता है तो डायरेक्ट तार लगा लेना और मुझे बता देना कौन बिजली लगा देना। विधानसभा में मैंने कहा इसके लिए चाहे आप मुझे कुछ भी कह देना मुख्यमंत्री जी, लेकिन गरीब की पर्ची मैं नहीं कटने दूंगा, और मेरे यहाँ पे बिजली वाले पर्ची काटेंगे तो इनकी पर्ची मैं काट दूंगा। ये बात किसी की जयपुर वाला भी कोई फ्लाइंग कोई डाकू भेज दिया तो मैंने कहा वो काट गया तो मेरे पास दिया ना, उसका इलाज भी मैं कर दूंगा, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरी ओर से पूरी कोशिश की, 750 करोड़ की सड़कें लेके आया, अस्पताल 41 करोड़ से एसएमएस के जैसे बिल्डिंग पैरोड़ के जिला अस्पताल की ओर बढ़ी। मुझे कोटपुतली के एक मेडिकल स्टोर वाले का फोन आया कि हमारा कोटपुतली का जो अस्पताल है ये एसएमएस के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा मरीज यहाँ दिखाते थे,
हमारे यहाँ वो एक पुरानी बिल्डिंग है और बहरोड में पहले उप जिला बना अस्पताल, फिर जिला अस्पताल बना और अब 41 करोड़ से बिल्डिंग बन रही है। 5 स्टार होटल के जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं। तो क्या बहरोड इतनी तरक्की कर रहा है इस चीज से, हमारे यहाँ पर बनी नहीं। मैंने कहा कितनी ओपीडी है तुम्हारे यहाँ? बोलो 2500, मगर मेरे बहरोड में 3000 कर दिया हमने। कितने पैसे? तो शिक्षा हो, 5 कॉलेज खुलवाए, या 71 साल में 1 कॉलेज खुला था, 1.25 साल में 5 सरकारी कॉलेज खुला है, 5 चालू कर दी, 500 की बिल्डिंग लगभग तैयार करने का। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, कोई भी किसी की व्यक्तिगत समस्या हो, मैंने मेरी ओर से पूरी जान लगाई और मेरे बहरोड का नाम ऊंचा हो। 200 विधानसभा में मैंने बहरोड की चर्चा रखी कि बहरोड विधानसभा में राजस्थान कि मेरे बुजुर्गों का सम्मान बढ़े, मेरे यहाँ के युवाओं का सम्मान बढ़े। किसी भी जाके बाढ़ में भी कोई जाए तो कोई बोले कि हाँ बहरोड के विधायक के जैसा हमारा भी विधायक चाहते हैं, तो मुझे लगेगा कि इनका वोट देना बेकार नहीं गया। तो भाई मैंने तो मेरी ओर से पूरी कोशिश की, जो एक विधायक कर सकता है वो मैंने सब कुछ किया। भगवान तो मैं हूं नहीं, सरसों का मुआवजा भी है तो पूरे जिले में किसी विधानसभा में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ बहरोड विधानसभा के अंदर सरसों का मुआवजा। तो जो कुछ कर सकता था फायदा दिलाऊं। मैं मुख्यमंत्री तो हूं नहीं, मैं तो एक सिंपल एमएलए। निर्दलीय आपने जिता के भेजा, लोगों ने कहा कोने में बिठा देंगे। आपके सामने है कि विधानसभा में हर मुद्दे पर हमने लड़ाई लड़ी और आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया होगा। हमारे यहाँ के जवानों ने तो अपनी स्वयं की पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता सेना, जिसको चुनाव आयोग ने मान्यता दी। अब आपकी खुद की 36 कौम की बहरोड की पार्टी जीत के विधानसभा में जाएगी तो पूरा राजस्थान देखेगा कि बहरोड की पार्टी जीत के विधानसभा में आएगी। अगले चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। टिकट मांगने हम नहीं जाया करेंगे, लोग टिकट मांगने मेरे बहरोड में आया करेंगे। ये आपको और आपसे इतनी मेरी गुजारिश है कि वोट डालने जाओ तो मैं हमेशा बोलता हूं, वोट डालने जब वोटर जाता है तो वो केवल मतदाता नहीं होता, वो जज की भूमिका में होता है। और एक जज का धर्म होता है कि वो इंसाफ करे, वो न्याय करे और सत्य को जानकर सत्य के पक्ष में न्याय करे, ये उसका धर्म होता है। इसलिए जाओ तो दिल दिमाग से पूछना, मेरे सामने जो भाजपा का प्रत्याशी है उसको भी एक ताकड़ी के तराजू के पल्ले में रखना, एक मेरे काम को भी रखना, तोलना और फिर अपनी आत्मा से पूछना कि बलजीत यादव से ज्यादा क्या ये सम्मान जनता का कर सकता है? बलजीत यादव से ज्यादा क्या 26 कौम को साथ लेके चल सकता है? बलजीत यादव से ज्यादा विधानसभा में पक्ष रख सकता है? बलजीत यादव से ज्यादा विकास के आयाम स्थापित कर सकता है? बलजीत यादव से ज्यादा भारत करवा सकता है? अगर आपको लगे कि बलजीत यादव इसके आगे है तो मैं मांग करता हूं इस बेलपुरा की धरती से 25 तारीख को इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे भीमपुरा की 36 कौम की जनता न्याय करेगी उससे और जवाब देगी उसको। ये मुझे पूरा विश्वास है। यही मैं बातें कह के वचन आपको देता हूं, बलजीत यादव पे कर्जा रहेगा आपका और आपके कर्जे को ब्याज से चुकाऊंगा। और दुनिया जानती है कि बलजीत यादव अपनी बोली जबान के ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। जो कहता है उसकी अक्सर से पालना करता है। मैं उस प्रत्याशी के जैसे नहीं हूं जो 5 साल पहले तो कह दिया मैंने संन्यास ले लिया और फिर 5 साल बाद वापस आ गया कि मुझे वोट दो, जिसकी जबान की कोई वैल्यू नहीं, जिसको पता नहीं वचन की क्या वैल्यू है, उस आदमी को भला कौन जनता वोट दे सकती है? ऐसे आदमी को मेरे हिंदुस्तान की जो परंपरा रही कि रघुकुल रीत सदा चलाई, तो इसलिए हमारी परंपरा का जो पालन ना करे, उसके विपरीत जो काम करे, उस आदमी को मैं नहीं समझता कि कोई भी खानदानी आदमी उसको वोट करेगा। और मेरे जानता हूं कि मेरे पैरों के 36 कौम के लोग खानदानी है और खानदानी वो होता है जो सत्य को सत्य कहता है, वही खानदानी होता है। खानदानी अरबपति नहीं होता है, खानदानी मजदूर भी हो सकता है, खानदानी किसान भी हो सकता है, खानदानी
कर्मचारी भी हो सकता है, लेकिन जो सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखता है उसी को मैं खानदानी कहता हूँ। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ यहाँ से होगा। जितने काम अब कराए आगे और कराएंगे। दोबारा जिता के भेजोगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी हाइट आपके बेटे की राजस्थान में बढ़ेगी, कितना जाकर हम काम कर सकते हैं। 5 साल हमें मिलेंगे, हमारे पार्टी के संगठन को हम खड़ा करेंगे और हमारे बहरों को नाम ऊंचा करेंगे। यही कहते मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे भी जानना चाहता हूँ कि भाई 25 तारीख को क्या करने वाले हो मेरे अंदर। यहाँ पे जिताओगे, यहाँ से हाथ खड़े करके बता देंगे पक्का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी मुझे दोनों बार जिता करके भेजा। उम्मीद रखता हूँ अब के तो कुछ बढ़ा करके देना, लाल जी को थोड़ा कोई बढ़ा के वोट ही आएंगे ना पिछली बार से कुछ मुझे बढ़ा करके दो। यही कहते मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम। भाई साहब नेताजी आपको फ्रूटों से वजन करेंगे आपका। और बर्तन पढ़ाए जा रहे हो मतलब और